हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप लोग जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं अगर सही रणनीति से कार्य करें तो। और क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि दो फैक्टर है मेन जो काम करते हैं किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए फिर वो, उसमें दो बेसिक फैक्टर है जो हमेशा काम करेंगे। और वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला फैक्टर जो है वो आपका आता है माइंडसेट और दूसरा आता है स्ट्रेटेजी। ठीक है। अगर ये दो फैक्टर्स पे आप सही तरीके से काम कर रहे हैं, सही तरीके से हैं, तो फिर वो एग्जाम आप क्रैक कर पाएंगे इजीली, कोई इशू है नहीं। लेकिन अगर इन दोनों में कहीं भी दिक्कत है, तब आप लोगों को बहुत दिक्कतें आ सकती है। ठीक है। सो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो है, एक माइंडसेट आपका कैसे है उसको लेकर एग्जाम को, और दूसरा स्ट्रेटेजी क्या है। तो सबसे पहले आपको चूज करना है कोई भी एग्जाम। ठीक है। और उसमें फिर किस प्रकार से चीजों को सोचना है उस पर मैं थोड़ा बातचीत आपसे करना चाहता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले माइंडसेट की अगर बात करते हैं हम लोग, तो माइंडसेट में क्या क्या बात करना चाहता हूँ मैं। देखो, एक तो आपको अननेसेसरी इस चीज का लोड नहीं लेना है कि मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 15 घंटे पढ़ रहा हूँ, 50 घंटे पढ़ रहा हूँ, 100 घंटे, क्या मतलब 24 घंटे दिन के सबके पास है। अगर 8-10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे जितना भी आप पढ़ पा रहे हो, दैट्स गुड। उसमें नंबर लगाने की क्या जरूरत है, इस चीज को भूल जाइए। बट नंबर लगाना है तो एक चीज का लगाना है कि आपको 7 आवर्स का एटलीस्ट स्लीप होना चाहिए, नींद जो है आपकी 7 घंटे की होनी चाहिए। ठीक है। अब माइंडसेट में क्या क्या चीजें आती है। एक तो आजकल चल रहा है एस्ट्रोलॉजर से पूछना है जॉब कब मिलेगी। तो वो वाला तो करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उससे नहीं होने वाला है कुछ। ठीक है। बट करना क्या पड़ेगा, एक तो अननेसेसरी जो है, ये नींद तो वो आपका पूरा होना ही चाहिए 7 घंटे का। इसके अलावा जो अननेसेसरी जो है, आपको ये ऐसा नहीं बनाना है कि इतनी भीड़ है, इतना कंपटीशन है, मेरा नंबर कैसे आएगा। मतलब आप जो है ना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो। जो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, वहां से ही आपका माइंडसेट जो है वैसा बनने लग जाता है, और रिजल्ट्स फिर नेगेटिव होने लग जाते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव जो है आपका माइंडसेट होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए अपने आप को कभी भी कम मत समझो, सीधा कहने का मतलब है अपने आप को कम मत समझो, आप अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। ठीक है। तो 7 घंटे की नींद, और दूसरा क्या है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। स्ट्रेटेजी पे मैं बात करूंगा पे, लेकिन मुझे ये लग रहा है ये आपको बहुत जरूरी है। अंडर एस्टिमेट आपको नहीं करना है कभी भी, समझे। ओवर एस्टिमेट भी नहीं करना है, बट स्ट्रेटेजी पे इससे काम करोगे तरीके से तो वो दिक्कत नहीं आएगी। तो माइंडसेट में एक तो ये कि आपको 7 घंटे की नींद लेनी है, अंडर एस्टिमेट अपने आप को नहीं करना है कभी भी। इसके अलावा आपको क्या करना है कि कभी भी ऐसा मत सोचिए आप बार बार कि इतना ज्यादा कंपटीशन में मेरा रैंक कैसे हो सकता है, मैं कैसे कर सकता हूँ इतनी सारी भीड़ में काम। ये सारी चीजें जो है आपको बहुत ज्यादा जो है वो कमजोर बना देती है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना है। दूसरा जो है, दूसरों को कॉपी करने का प्रयास नहीं करना है कि वो फलाना तो 12 घंटे पढ़ पा रहा है, मैं तो 8 घंटे पढ़ पा रहा हूँ। वो 16 घंटे पढ़ पा रहा है, मैं तो 14 घंटे पढ़ पा रहा हूँ। तो ये जो माइंडसेट होता है आपका, वो आपको जो है सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कॉपी मत करो किसी को भी, आप अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग काम करते रहो। कॉपी से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है। अब जो है स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं, तो माइंडसेट में मैं यही बात करने वाला था कि आपको अंडर एस्टिमेट अपने आप को नहीं करना है। आप साइकोलॉजिकली जितने स्ट्रांग होंगे, उतना ही जो है बेहतर रिजल्ट्स आने की संभावना रहेगी। ठीक। अब देखो, स्ट्रेटेजी पे बात करते हैं। कोई भी एग्जाम आपको लोगों को क्रैक करना है, तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको देखना पड़ेगा। और 90% बच्चे जो है ये तो पढ़ते ही नहीं है कभी। उसका नोटिफिकेशन खुद से पढ़ो 2 बार। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले उस एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसको आपको 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए आराम से कम अच्छा टाइम लगा के। अगर उस पर 4 घंटे, 2 घंटे, जितना भी टाइम आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उस पर लगाने में। उस नोटिफिकेशन को ढंग से देखो, उसको ध्यान से पढ़ो। उसके बाद समझो कि इस एग्जाम की डिमांड क्या है। डिमांड ऑफ एग्जाम जो है वो आपको समझना पड़ेगा। डिमांड ऑफ एग्जाम जब मैं बात कर रहा हूं, तब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि इस पेपर में क्या क्या आपसे एक्सपेक्टेड है। समझ रहे हैं आप लोग? तो डिमांड ऑफ एग्जाम को जब तक आप नहीं समझ लेते, तब तक आप आगे बढ़ रहे हैं तो मूर्खता है। क्योंकि फिर आप अंधेरे में चल रहे हैं। फिर चाहे कितने ही किलोमीटर चल जाओ, आपको पता नहीं है वो डायरेक्शन सही है कि नहीं है। इसलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन देखना है, डिमांड ऑफ एग्जाम को देखना है। ठीक है। उसके बाद
फिर करना है आपको एनालिसिस। एनालिसिस कैसे करोगे? एनालिसिस की जब मैं बात कर रहा हूं तो एनालिसिस क्या करना है आपको, आप एनालाइज करो कि उस एग्जाम में पीवाईक्यूज कैसे है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो एनालाइज करो पीवाईक्यूज को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करो अच्छे से, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उसका सिलेबस आप लोगों ने देख लिया नोटिफिकेशन में जो दे रखा है, डिमांड ऑफ एग्जाम से। अब पीवाईक्यूज क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसके, है ना, उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसको आप लोग देखोगे। अब आपने ये काम भी कर लिया, क्वेश्चंस भी देख लिए। अब अगली चीज किस चीज की आएगी, किसका नंबर आएगा? अब आगे फिर आपको क्या करना है, डेली रूटीन सेट करो अपना। आपके पास एक डेली रूटीन होना चाहिए, डेली रूटीन। और उस रूटीन पे एकदम स्टिक रहना है। डेली रूटीन मीन्स कि सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ना है, या फिर शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ना है। जो भी आप रूटीन सेट करते हो उस रूटीन को फिर फॉलो करना है आपको, एकदम ईमानदारी से, खुद के प्रति ईमानदार रह के। किसी दूसरे को दिखाना नहीं कि देखो बच्चा हमारा जो है 12 घंटे पढ़ रहा है, क्या हो जाएगा फिर, तो उससे कुछ नहीं बनने वाला है। खुद को दिखाओ कि मेरा इंप्रूवमेंट लास्ट डे से कितना ज्यादा हुआ है। तो इसलिए अपना डेली रूटीन, और उसमें क्या करना है, सेट टारगेट्स। सेट टारगेट्स, टारगेट सेट करो। कैसे? कि इस दिन में, एक दिन में, एक दिन का टारगेट होना चाहिए, एक दिन में मुझे ये काम करना है, ये सिलेबस निपटाना है। यानी इतने चैप्टर पढ़ने किसी बुक के। आपने एग्जाम देख लिया, उसका नोटिफिकेशन देख लिया, उसके बाद जो है आपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ ही लिया, पीवाईक्यूज देख लिया, आपने बुक्स उसकी देख ली कि ये वाली पढ़नी है। उसके बाद जो है टारगेट सेट करेंगे, तो 1 डे में आपको कितना पढ़ना है इस चीज को देखो। उसके बाद जो है फिर आपको देखना है कि 1 वीक में, एक हफ्ते में आप कितना पढ़ सकते हो। उसके बाद जो है आपको 15 डे पे फिर एनालाइज करना है अपने आप को, और फिर फाइनली 1 मंथ, 1 मंथ, और फिर फाइनली 3 मंथ, और फिर फाइनली 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ्स में तो कोई सा भी एग्जाम है फिर आपको सिलेबस करना ही करना है उसका, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर छोटा एग्जाम है तो 3 महीने में हो सकता है आपका सिलेबस। तो टारगेट जो है आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको अचीव करने में डेली पसीने आए। ऐसा नहीं कि सर आज तो मैंने एक चैप्टर पढ़ दिया है, टारगेट मेरा यही था, चैप्टर के अंदर 2 ही पेज थे, तो ऐसे टारगेट का क्या हो गया भाई। तो इसलिए जो है ना, टारगेट आपके ऐसे होने चाहिए कि आपको शाम तक जो है पता लगे। और जिस दिन नहीं टारगेट अचीव कर पाते हैं आप लोग, तो उस दिन अपने आप से क्वेश्चन पूछो सोने से पहले कि क्या जो कर रहे हो वो सही है, ऐसे करने से हो जाएंगे एग्जाम क्रैक। तो ये क्वेश्चंस जो आपको अपने आप से पूछने ही पड़ेंगे, तभी जाके जो है बात बनेगी। अदरवाइज जो है आप हवा में कितना भी चलते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। तो 1 वीक पे फिर आपको ये करना है, 15 डेज पे ये, 1 मंथ पे ये। तो हर जो है ना टारगेट आपके साथ सेट है कि एक दिन में इतना काम, एक हफ्ते में इतना काम, 15 दिन में इतना काम, एक महीने में इतना, 3 महीने में इतना सिलेबस हो जाना चाहिए। इस प्रकार से जो है ना आपका पूरा रूटीन बनना चाहिए। फिर एक टाइम टेबल बनाओ अपना। टाइम टेबल क्या है, टाइम टेबल की जब मैं बात कर रहा हूं, तो आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ डेली का, कि मेरे को कितने सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ना है। ठीक है ना। जैसे कि हो सकता है कि आप अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 हार्स जो आप पढ़ रहे हैं, तो उस 8 हार्स में से हो सकता है कि 2 सब्जेक्ट्स जो है, आप 3 सब्जेक्ट्स जितने ही पढ़ रहे हैं, 1 घंटे मान लीजिए, 1 हार 2 हार जो है, वो आप 1 हार मान लीजिएगा कि आप दे रहे हो करंट अफेयर्स को। ठीक है, उसी प्रकार जो है 2 हार्स आप लोग दे रहे हो मैथ्स को। वो मतलब अलग अलग एग्जाम के हिसाब से अलग अलग हो जाएगा ना। उसी प्रकार जो है 2 हार्स आप लोग या 3 हार्स जो है इंग्लिश को दे रहे हो। ठीक है, अगर एसएससी लेवल पे है, यूपीएससी एचसीएस लेवल पे है, तो वहां पर जीएस वाला पोर्शन हो जाएगा। जैसे कि 2 हार जो आप लोग किसी एक सब्जेक्ट को दे रहे हो, जीएस के एक सब्जेक्ट को दे रहे हो, फिर 2 हार्स जो है वो आप लोग जीएस के दूसरे सब्जेक्ट को दे रहे हो। तो इस प्रकार से अपना टाइम टेबल जो है डिवाइड करके अच्छे से बनाओ। इस स्लॉट के अंदर मेरे को इतना काम करना है, इस स्लॉट में मेरे को इतना करना है। तो अपना जो है ना पूरा टाइम टेबल और एक व्यवस्थित तरीके से तैयारी करना है। सबसे पहले मैं बार बार बोल रहा हूं, ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजी में नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना 2 बार, डिमांड ऑफ एग्जाम को समझना। डिमांड ऑफ एग्जाम को समझने से के लिए आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। पीवाईक्यूज को देखोगे, एनालाइज करो उनको, किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, किन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना पड़ता है, वो ध्यान से अगर आपने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद आपको जो है टारगेट सेट करना है। टारगेट सेट करोगे, डेली का रूटीन बनाओगे। टारगेट्स आपके इस प्रकार से पूरा डिविजन डिवाइडेड होना चाहिए अच्छे ढंग से। और उसके बाद जो है आपको एक रिवीजन पीरियड भी रखना चाहिए, कि जो भी पढ़ा है मैंने, उसको मैंने
किस प्रकार से रिवाइज करना है। बाकी इसके लिए कई बच्चों को आता है कि कैसे पढूं सर, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, इसके अलावा बुक लिस्ट क्या है जैसे यूपीएससी एचएस की, तो इन पर हम लोग सेपरेट वीडियो के माध्यम से देखते रहेंगे। लेकिन आपका ये होना चाहिए, जो भी आपके एग्जाम सामने है उसके लिए आपको इस प्रकार से एनालाइज करके और रूटीन बना के और टारगेट सेट करके उसके पीवाई क्यूज, उसके एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उस तरह की चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। कई बार बच्चा क्या करता है कि पढ़ता रहता है सिर्फ, लेकिन वो क्या नहीं करता, एनालाइज नहीं करता है। पढ़ता रहे फिर 10 साल पढ़ते रहो, क्या फर्क पड़ रहा है उस चीज से? कुछ नहीं होता उससे। अगर आपने एनालाइज करके पढ़ा है तो एनर्जी भी बचेगी और उस एग्जाम में श्योरिटी भी बनेगी। राइट? तो इस प्रकार से जो आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, बाकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बहुत खुद के अंदर रखिए, वो हो सकता है, लेकिन मिस मत करो अपने रूटीन को, अपना कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो और क्रैक करो फिर एग्जाम को। ठीक है। सो मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होगी सारी। तो इसी बात पे जो है इस बात को समाप्त करते हैं हम, और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू। अपनी तैयारी को बूस्ट करते रहिएगा आप लोग। मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच।